एक्चुअल में उसके ब्रेन में प्रॉब्लम चल रही है, जो कि ना टीचर को पता है ना पेरेंट्स को पता है। तो ऐसी हालत में जब भी ऐसा लगता है कि बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या बच्चा पहले से कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, जो पहले सबकी बात सुनता था अचानक से सबसे लड़ाई कर रहा है, बहुत एग्रेसिव हो गया है, किसी की सुनता नहीं है, गाली वाली देने लगा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमें मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं, जैसे हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब चीज़ें होती हैं। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं, जिनको बोलते हैं बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एसपी यादव है। मैं मेदांता हॉस्पिटल में बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। आपका स्वागत है इन अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसप्लांट कॉन्वर्सेशन, जो कि हमारा मेदांता का एक रेगुलर प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर प्रिंस पारीक। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो हैं गोल्डन मिनट हॉस्पिटल इन फरीदाबाद के ओनर हैं, और इससे पहले ये ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद में बच्चों की न्यूबॉर्न बेबीज़ की आईसीयू के हेड थे। और बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या चीज़ हैं, पहले तो हमें ये समझना है। और हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर प्रिंस, वो डॉक्टर साहब आप बताइए जो सुनने वाले हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या चीज़ है, और इनमें कब फिर आगे का हम बात करेंगे कि ट्रांसप्लांट के बारे में, पर पहले क्या चीज़ होता है, व्हाट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस टॉक। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमें मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं, जैसे हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब चीज़ें होती हैं। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं, जिनको बोलते हैं बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। कभी कभी जन्म से कुछ एंजाइम्स में डिफेक्ट हो सकता है, किसी जीन में डिफेक्ट हो सकता है कि एंजाइम प्रॉपरली नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं और जो बॉडी के अलग अलग अंगों को परेशान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्हीं डिसऑर्डर्स को हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। किस उम्र से ये प्रेजेंट कर सकते हैं, या बच्चों कितने छोटे बच्चे से ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है? ये प्रॉब्लम कई बार तो बिल्कुल छोटे बच्चे, जैसे कि 2-3 दिन के बच्चे में भी कई बार ये प्रॉब्लम्स हमें पता चल सकती हैं। कई बार ये बच्चे बिहेव करते हैं, हमें लगता है कि इन्फेक्शन है। कई बार कोई बच्चा हमारे पास बार बार वॉमिटिंग के साथ में आ सकता है, कई बार बच्चा हमारे पास दौरों के साथ में आ सकता है, कई बार लगता है बच्चा बहुत सुस्त है, दूध अच्छे से नहीं पी पा रहा है, कई बार बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही होती है। तो शुरुआत में तो हम सोचते हैं ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो पहले हम इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं टेस्ट वगैरह करके कि इन्फेक्शन नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम सोचते हैं कि ऐसी कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि जन्म से बच्चे को हो सकती हैं, जिस वजह से उसको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। और या बड़े बच्चों में भी फिर हम जा सकते हैं? कई बार प्रॉब्लम्स ये बड़े बच्चों में भी आती हैं, जैसे इससे बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो कई बार उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, कि ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनके माइलस्टोन्स किसी बच्चों के थोड़े से डिले हो रहे हैं, पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या फिर एक बार माइलस्टोन्स अटेन हो गए दोबारा फिर वो कम होते जा रहे हैं, रिग्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके की चीजें भी बहुत बढ़िया आपने बताया कि बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा हुआ है तब से ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, और अब बड़े होके भी हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो मैं आपको और हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं मेटाबॉलिज्म की जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इन बीमारियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है, मायने कि बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन मिसिंग है और वो उन पाथवेज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा जिनमें नॉर्मली वो कर सकता है, जैसे ब्लड शुगर को हैंडल करना है या प्रोटीन को हैंडल करना है या फैट को हैंडल करना है, वो नहीं कर पा रहा। और ये केमिकल्स उसके अलग अलग अंगों में डिपॉजिट होते जा रहे हैं, जिससे उसको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसमें कुछ खास बीमारियां हैं जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक की जा सकती है, जिनमें कि हर्लर सिंड्रोम एक बीमारी होती है, हंटर सिंड्रोम बीमारी होती है। ये काफ़ी कॉमन है, जिनमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बच्चे ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी एक बीमारी होती है जो कि बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट करती है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि ये हर्लर या हंटर डिजीज जो होता है ये कैसे प्रेजेंट करता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, बच्चे कैसे पेरेंट्स सस्पेक्ट करें कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे ही
ल्यूकोडिस्ट्रोफी के बारे में जी सर, कई बार हंटर्स और हर्लर ये जो बीमारियां हैं, कई बार जन्म से ही अगर माँ बाप को लगता है कि बच्चे का चेहरा नॉर्मल से कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है, कि बच्चे की कई बार जीभ थोड़ी बड़ी हो सकती है, बच्चे का फेस थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखाई दे सकता है, फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बहुत ग्रो करने लगता है उसके माइलस्टोन्स डिले होने लगते हैं, कई बार उसको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है कि सांस लेने में कुछ आवाज़ वगैरह आ रही है, तो ये अर्ली प्रेजेंटेशन होते हैं हमारे हर्लर और हंटर दोनों में इस तरीके से मिल सकता है। हर्लर डिजीज में कई बार आंखों में भी धुंधलापन दिखाई दे सकता है कॉर्निया में, जो कि काफी कॉमन प्रेजेंटेशन होता है हर्लर डिजीज का। और सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और ग्रोथ बच्चों की रहती है, हैम्पर हो सकती है, और काफी हड्डियां भी कई बार टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, खासकर कमर की कर्वेचर अफेक्ट हो सकती है। जी सर। ऐसे ही जो ल्यूकोडिस्ट्रोफी है, एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों? ल्यूकोडिस्ट्रोफी ज्यादातर जैसे एक बच्चा अगर ग्रो कर रहा है तो उसके बाद में इनिशियली उसके माइलस्टोन्स नॉर्मल थे, पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनका रिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, तो हमें लगता है कि बच्चा नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, और धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं डाउन ग्रेड हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, तो न्यूरोलॉजिस्ट फिर फर्दर टेस्ट जैसे MRI वगैरह करा के देखते हैं, और फिर आगे चल के हम इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं जिसको कि एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी बोलते हैं। बिल्कुल। सो एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो एकदम बढ़िया बच्चा होता है, एकदम स्कूल में अच्छे से पढ़ रहा है, क्लास में अच्छे नंबर आ रहे हैं, और सडनली पेरेंट्स देखते हैं कि कुछ नंबर कम आने लगे, उसका पीछे पढ़ाई में पीछे हो गया, और फिर टीचर की बार बार शिकायत आने लगती है कि बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, आपके बच्चे को डांटिए, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा। एक्चुअल में उसके ब्रेन में प्रॉब्लम चल रही है जो कि ना टीचर को पता है ना पेरेंट्स को पता है। तो ऐसी हालत में जब भी ऐसा लगता है कि बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या बच्चा पहले से कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, जो पहले सबकी बात सुनता था अचानक से सबसे लड़ाई कर रहा है, बहुत एग्रेसिव हो गया है, किसी की सुनता नहीं, गाली वाली देने लगा है, तो इसका मतलब हो सकता है उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो MRI करना चाहिए, और MRI में व्हाइट मैटर चेंजेस दिखते हैं। जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दो चीजें होती हैं ब्रेन के अंदर, तो व्हाइट मैटर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर हमें चेंजेस दिखते हैं, और वो बहुत क्लासिकल होते हैं, जिससे सस्पेक्ट कर सकते हैं बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में होता है जो कि हमारे स्टेरॉइड्स बनाता है, जो हमें स्ट्रेस के टाइम पे हेल्प करते हैं। तो इन बच्चों का एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता, तो स्ट्रेस के टाइम पे इनका BP लो हो सकता है, ये बेहोश हो सकते हैं, इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो भी एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना जरूरी है, ब्रेन के डॉक्टर को, और MRI होना जरूरी है, और कुछ फिर फर्दर जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो अब जो हमारी बात आती है कि इनको ठीक कैसे किया जाए, तो आप बताएंगे कुछ कि क्या एंजाइम थेरेपी वगैरह कुछ अवेलेबल है कुछ डिसऑर्डर्स के लिए? कुछ डिसऑर्डर्स के लिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज अवेलेबल होती हैं, जिसमें बाहर से हम जिस एंजाइम की कमी है वो बाहर से एंजाइम देते हैं, ताकि उस बीमारी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो थोड़े से रुक जाएं, उसका प्रोग्रेशन हॉल्ट हो जाए, और कई बार उनमें इंप्रूवमेंट भी आनी स्टार्ट हो जाती है जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ऐसे ही कुछ जीन थेरेपीज भी अवेलेबल हैं, और साथ में कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे भी हम जा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स हमें सर बताएंगे कि किन किन बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे हम जानते हैं कि अगर आपके अंदर ये डिफेक्ट मौजूद है, जेनेटिक डिफेक्ट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो आप एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें निश्चित करना होता है कि नया बोन मैरो क्या वो प्रोटीन दे देगा जो नहीं है बच्चे के अंदर, और जिससे हम ले रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो आमतौर पे सगे भाई बहन बेस्ट डोनर्स होते हैं, तो हम मैचिंग टेस्ट करते हैं कि सगा भाई बहन का बोन मैरो उस बच्चे से मिलता जुलता है कि नहीं है, और साथ में ये चेक करते हैं कि क्या उसको बीमारी है कि नहीं है। कैरियर डोनेट कर सकता है पर उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम पेशेंट का जो पुराना बोन मैरो है उसको कीमोथेरेपी से ख़त्म कर देते हैं, तो 6-7 दिन इंजेक्शन चलते हैं जिससे कि पुराना बोन मैरो ख़त्म हो जाता है, और फिर हम नया बोन मैरो लेते हैं उसके सगे भाई बहन से, और वो ब्लड के जैसा ही होता है, और जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं वैसे नया बोन मैरो दिया जाता है, और वो बोन मैरो 15-20 दिन में काम करने लगता है, और जब नया खून बनने लगता है ये करीब 3 से 6 महीने में वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है जो कि मिसिंग है, और फिर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंट्रोल में आ सकता है और इसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है और बच्चा अच्छा रह सकता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ये बीमारी ठीक हो सकती है, पर अवेयरनेस चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, तभी वो ये इलाज करा सकते हैं। जी सर।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट में अगर सगे भाई बहन से हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो करीब करीब 90% से ज़्यादा सक्सेस है। 90 to 95% लोग ट्रांसप्लांट अच्छे से टॉलरेट कर जाते हैं और ये हाईली सक्सेसफुल प्रोसीजर है। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ लोगों में 4-5% लोगों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन या फिर रिजेक्शन या डोनर सेल्स का रिएक्शन, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, या फिर किडनी, लिवर, हार्ट पे कभी कभी असर पड़ सकता है, पर ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस मैनेज हो जाती हैं। हमें जो चीज़ मॉनिटर करनी है वो है कि ट्रांसप्लांट से पहले क्या बच्चे का ब्रेन असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज के। अगर ब्रेन डैमेज एक हद से ज़्यादा हो चुकी है तो इवन ट्रांसप्लांट से भी बच्चा ठीक नहीं होगा, वो वापस रिकवर नहीं करेगा। तो जब तक ब्रेन बच्चे का अच्छे से काम कर रहा है तभी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और तभी बच्चे की बीमारी आगे बढ़ने से रुक सकती है और फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि प्रिवेंशन। यस सर। क्या हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है या दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम इनको जल्दी से जल्दी ऐसी बीमारियों का पता लगा पाएँ। अगर हम जितनी जल्दी पता लगा पाएंगे, जितना जल्दी इलाज मिल पाएगा, उतने हमारे रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इसीलिए कई बार हमारे पास जो बच्चे छोटे आते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम के साथ, कई बार सिम्टम नहीं भी होते हैं, तो भी यूजुअली 2 to 3 डेज पे 48 to 72 आवर्स ऑफ लाइफ पे एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जिसमें हम बच्चे की हील से, जो पैर की हील होती है, वहां से एक सैंपल लेके भेजते हैं, जिनसे इन बीमारियों को अर्ली स्टेज पे पता किया जा सकता है और ताकि उसका अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। मतलब दर्शक अगर जानना चाहें तो ये हील से मतलब क्या एक एडी पे बच्चे को सुई लगाते हैं और एक ड्रॉप ब्लड फिल्टर पेपर पे ले लेते हैं, ऐसा कुछ जी। और वो सुखा देते हैं और उसको लैब में भेजा जाता है और उसमें जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। उसमें जेनेटिक टेस्ट होते हैं। इसमें लगभग 50 से ज्यादा बीमारियों को 1 या 2 ब्लड ड्रॉप से ही हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स का अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं और उनका अर्ली ट्रीटमेंट फिर संभव है। बहुत बढ़िया। और जो बच्चों को सस्पेक्ट कैसे करें, इनकी क्या इनहेरिटेंस रहती है कि बॉयज में ही होता है, गर्ल्स में भी हो सकता है, या कैसे सोचें, क्या किया जाए? कुछ बीमारियां होती हैं जो बॉयज में ज्यादा होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। सो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स बॉयज में ज्यादा कॉमन होते हैं, पर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। वो कई बार फैमिलीज में रन करते हैं, कई बार जैसे कि हम बोलते हैं कॉन्सैंग्युनिटी की अगर हिस्ट्री होती है कि क्लोज रिलेशंस में अगर शादियां वगैरह हो जाती हैं तो उनमें कुछ डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। कई बार फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव होती है कि फैमिली में पहले बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे कुछ माँ के जब गर्भ में ही बच्चा है तब कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस। उससे माँ के गर्भ में ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को, कोई दूसरे बच्चे को तो ये बीमारी नहीं है जो पहले बच्चे को थी। तो बहुत ही बढ़िया एक मैसेज है डॉक्टर साहब का कि ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जिन फैमिलीज में एक ही फैमिली में शादी, रिश्तेदारी में शादियां होती हैं, वहाँ ये होने की संभावना ज़्यादा है। तो या परिवार में किसी एक बच्चे को ये प्रॉब्लम पहले हो चुकी है तो भी ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ऐसी हालत में आपको डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है वो आपका जो स्क्रीनिंग वाला, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आए जिसमें कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो, जिससे कि एट बर्थ ही हम डायग्नोज कर पाएँ कि बच्चों को प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में डॉक्टर साहब खत्म करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कोई की मैसेज आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, कुछ समझाना चाहें, बताना चाहें तो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली डायग्नोसिस इज द की। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए अगर आपके बच्चे को ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, एक यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हमारे इंडिया में भी स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में है, ताकि हम पहले से ही स्क्रीन करके पता लगा पाएं कि इन बच्चों को सिम्टम आने से पहले भी कि ये बीमारी हो सकती है, ताकि समय रहते हम उनका इलाज करा पाएं। बहुत सही। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से डायग्नोज कर लें तो बहुत से बच्चों को बहुत अच्छी हालत में उनका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो एक और मैसेज मैं दर्शकों को देना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आपके फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो हिम्मत ना हारें, निराश ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बढ़िया पॉलिसी लाई गई है जिसको बोलते हैं रेयर डिजीज़ पॉलिसी। ये बहुत रेयर बीमारियाँ, बहुत लाखों में किसी एक को ये बीमारी होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से करीब 50 लाख रुपए तक की हेल्प है रेयर डिजीज़ पॉलिसी इन बीमारियों के लिए, जिसमें कि जो एंजाइम थेरेपी होती है, जो आमतौर पे मार्केट से हम खरीदते हैं, बहुत महंगी है वो, हज़ारों या लाखों में वो इंजेक्शंस आते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दिए जाते हैं कुछ खास रिकग्नाइज सेंटर्स में
जहाँ पे वो अप्रूव्ड है ये ट्रीटमेंट फ्री में देने के लिए। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने से पहले बच्चे को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए उनको एंजाइम थेरेपी लेनी चाहिए उन सेंटर्स में जाके जहाँ ये फ्री में उपलब्ध है। और बच्चे को ट्रांसप्लांट डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए और ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर घर में एक सगा भाई बहन है वो डोनर बन सकता है और उससे ट्रांसप्लांट करना चाहिए। और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उससे बीमारी की प्रोग्रेशन रुक सकती है और ये बच्चे लंबी और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो यही आज का की मैसेज है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में देयर इज़ होप, उम्मीद है और बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।